हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरिज व्लॉगर पे। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग की बत्ती भी जल जाएगी और बहुत सी चीज़ें आपको समझ में भी आने वाली है। और ये स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए है, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, और जो ये वीडियो अभी थंबनेल देख करके आए हैं जिन्हें यूएस जाना है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त की आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। दोस्तों, इंडिया से धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ बढ़ता जा रहा है, खास करके यूथ का इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में मूव होने का। वो कंट्रीज़ कौन कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। यूएस है, यूके है और कनाडा है। स्पेशली पंजाब और हरियाणा से बहुत ज़्यादा क्रेज़ धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर 2016 से अगर अब तक की रिपोर्ट अगर देखा जाता है उठा करके, तो लगभग 3 लाख जो लोग हैं वो एब्रोड जा चुके हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए, और 5.5 लाख से जो ज़्यादा लोग हैं वो गए हैं जॉब करने के लिए। और धीरे धीरे ये क्रेज़ इतना बढ़ रहा है कि हरियाणा और पंजाब में आपको हज़ारों लाखों ऐसे कोचिंग सेंटर मिल जाएंगे जो आईएलटीएस का कोर्स करवाते हैं, या उसके अलावा कुछ और भी इंग्लिश से रिलेटेड जो कोर्सेज़ हैं वो करवाने का दावा करते हैं। 100% सफलता के साथ 7 बैंड आपको मिल जाएंगे। बैंड एक तरह से उसमें मार्क होता है कि आपके 6 बैंड 7 बैंड, यानी कि 10 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। इजी लैंग्वेज के लिए आप इसको समझ सकते हो। तो उसके अलावा जो है, अगर देखा जाता है इंडिया में, अगर ट्रिब्यूट इंडिया की रिपोर्ट अगर देखता हूं मैं, तो 1100 करोड़ की इंडिया में आईएलटीएस की जो मार्केट है वो मार्केट है, और 6000 से ज़्यादा जो आईएलटीएस कोचिंग सेंटर है वो सिर्फ पंजाब में है। चलिए, ये तो हो गई एक चीज़। मेरा मानना है कि ये गलत भी नहीं है। अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो या फिर अगर कोई डिप्लोमा या कुछ कोर्स कर रहे हो एजुकेशन के लिए, तो वो गलत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये जो भी लोग कोर्स करते हैं वो इंटेंशनली नहीं करते हैं। इन सब का ड्रीम होता है बाहर जाने का, और बाहर जाना भी गलत नहीं है, लेकिन इलीगल तरीके से बाहर जाना, जिसको बोलते हैं डोंकी लगाना। अब डोंकी क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। डोंकी, वैसे डंकी तो इंग्लिश में आपको पता ही है, गधे को कहा जाता है, और डोंकी भी उससे मिलता जुलता काम है। जो लोग ये काम करते हैं और जो लोग ये काम करवाते हैं वो मेरी नज़र में गधे ही हैं, क्योंकि जिनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है वही ऐसा काम करते हैं। बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं मेरे पास कि सर आप जो है हमें यूएस की डोंकी लगवा दो इंडिया से, हम आर्मेनिया में हैं, हम जॉर्जिया में हैं, आप हमें जो है यूरोप में कहीं पे सेटल करवा दो, या फिर आप हमें यूक्रेन से हंगरी भिजवा दो, या फिर किसी भी शेंगन कंट्रीज़ में आप एंटर करवा दो। या बंदे पोर्चुगल में जो बैठे हैं उनका ये मानना है कि उन्हें यूएस जाना है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये ह्यूमन नेचर है। सेटिस्फेक्शन, उन्हें सेल्फ सेटिस्फेक्शन लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। इंडिया में जो यूएस जाने के वाले जो लोग हैं, जो यूएस जाने की या यूके जाने की, कनाडा जाने की चाहत रखते हैं, उनमें 2 तरह के लोग हैं। एक जो इंटेंशनली जो है डोंकी लगाते हैं, उन्हें पता है कि हम जो है यहाँ से इलीगल तरीके से यूएस जा रहे हैं। दूसरे वो पढ़े लिखे सीधे साधे लोग होते हैं जो एजेंट के चंगुल में फंस चुके होते हैं। वो अपना यूएस का लीगल तरह से वीज़ा अप्लाई करते हैं, लेकिन एजेंट कुछ समय के बाद उन्हें बोलता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। लेकिन वो लोग अपना आधा पैसा दे चुके होते हैं यूएस वीज़ा के नाम पे, और उसके अलावा अपना पासपोर्ट दे चुके होते हैं। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, एजेंट उन्हें फिर मिसगाइड करता है डोंकी लगाने के लिए। पंजाब और हरियाणा में आपको जो है लाखों हज़ारों ऐसे हर गली में, हर नुक्कड़ पे आपको पोस्टर नज़र आएंगे, जिसमें ऐसे एजेंट भी बैठे हैं जो बोलते हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट के हम डायरेक्ट आपको यूएसए भेज देंगे। डायरेक्ट, कुछ नहीं चाहिए आपको, बस आप आइए, आप हमें इतना पैसा दीजिए और आप यूएस पहुंच जाइए। तो लोग जो सीधे साधे लोग हैं, वो कुछ लोग इसके झांसे में आ भी जाते हैं, और वो एजेंट इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, पूरा आपका ब्रेन वॉश कर देते हैं। तो बहुत से लोग जो है ना चाहते हुए भी इस चक्कर में पड़ जाते हैं। तो दे हैड नो चॉइस, तो उन्हें भी ना चाहते हुए ये काम करना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ कि जो इंडिया से जो डोंकी लगाने वाले लोग हैं, मैंने आपको बता दिया वो 2 तरह के लोग हैं। और जो लोग ऐसे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एजेंट बोलता है कि मैं आपको डायरेक्ट यूएसए की फ़्लाइट में बैठाऊंगा और आप डायरेक्ट यूएसए पहुंचोगे। ये सफ़र शुरू होता है इंडिया के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, टर्मिनल 3 से, और उसके अलावा चंडीगढ़ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। उन्हें ये बोल के फ़्लाइट में चढ़ाया जाता है कि जो आपकी फ़्लाइट है डायरेक्ट यूएस के किसी स्टेट में जाएगी और आप डायरेक्ट यूएस में लैंडिंग करोगे। लेकिन जब वो पहुंचते हैं काफ़ी घंटे ट्रैवल करने के बाद, तो उन्हें पता चलता है कि वो लैटिन अमेरिका के किसी देश में जो है लैंड हुए हैं। और वो देश कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। या तो वो ब्राज़ील हो सकता है, या फिर वो देश इक्वाडोर हो सकता है। लेकिन जो असल प्रॉब्लम शुरू होती है वो यहाँ पहुँचने के बाद होती है, और यहाँ पे पहुँचने के बाद वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ पैसा एजेंट को दे चुके होते हैं, और पूरा जो है उनका फ्यूचर और उनके माइंड में बस अब यही रहता है कि हमें कैसे भी करके अब यूएस पहुंचना है। और वहाँ पे पहुंचने के बाद ना उस कंट्री में
ज़्यादा लोगों को इंग्लिश आती है और हिंदी और पंजाबी और हरियाणवी तो आप भूल ही जाइए, वहाँ पे चलती है स्पेनिश। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और वहाँ पे जब वो बंदे एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो उसके बाद उनको जो है फिर बसों में बैठा करके हर चीज़ का एजेंट अलग होता है। आपको इंडिया से लैटिन अमेरिका में लैंड करवाने वाला अलग, और फिर वहाँ से आपका आगे यूएस तक का जो सफ़र करवाता है, यूएसए तक का, वो एजेंट अलग। लेकिन उसमें भी अलग अलग एजेंट होते हैं। हर एजेंट हर कंट्री का हर बॉर्डर तक उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो उस हिसाब से धीरे धीरे आपको आगे लेकर के जाते हैं। अब अगर मैं आपको सही तरीके से अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा समझाना चाहता हूँ तो इसको आप यूँ समझिए, एक फ़्लाइट दिल्ली से जो है उड़ती है, और दिल्ली से उड़ने के बाद वो फ़्लाइट या तो ब्राज़ील पहुंचती है। अगर ब्राज़ील वो फ़्लाइट पहुंचती है तो ब्राज़ील से यूएस तक पहुंचने का जो सफ़र है वो कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाता है, इतना आप मान करके चलिए। अगर इक्वाडोर अगर बंदा पहुंच जाता है तो वहाँ से लगभग 7 से 8 महीने लग जाते हैं। लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ वक्त की नहीं है, क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है मैं आपको आगे बताता हूँ। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर कोई बंदा ब्राज़ील या इक्वाडोर पहुँच जाता है तो वहाँ से एयरपोर्ट से जो है उन्हें बॉर्डर एरिया पर ले जाया जाता है। यानी कि अगर वो इक्वाडोर पहुंचा है तो उसे इक्वाडोर से आगे ले जाया जाएगा, ताकि वो बंदा जो है फिर पनामा का जंगल क्रॉस करे और फिर वो मैक्सिको में एंटर करे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जब वो बंदा इक्वाडोर से आगे के लिए निकलता है तो वहाँ पे लगभग उसे 97 से 100 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। उसमें उसे ढेर सारी रिवर क्रॉसिंग भी करनी पड़ती है, पहाड़ों में, जंगलों में और कांटेदार जंगलों में। ये सब चलने के बाद उसे जो है अगली कंट्री में एंटर करना होता है। और फाइनली बंदा जैसे तैसे करके अगर उस कंट्री को क्रॉस कर भी लेता है, अगर इक्वाडोर से आगे निकल भी लेता है, तो उसकी जो मुश्किलें हैं वो ख़त्म नहीं हुई है। क्योंकि एक बंदा ज़्यादा वज़न लेकर के चल नहीं सकता है, उसके पास लिमिटेड चीज़ें होती है, खाना पीना सब लिमिटेड होता है। एक बंदा ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही कैरी कर पाएगा, और सफ़र ऐसा है नहीं कि वो एक दिन में हो जाएगा। उसका जो एजेंट होता है उसे फॉलो करना पड़ता है। और ऐसे में वहाँ पे ना नेटवर्क रहता है, ना बंदा कांटेक्ट कर सकता है, और बहुत से एजेंट रास्ते में फ़ोन भी ले लेते हैं, तो बंदा अपनी फैमिली से भी कांटेक्ट नहीं कर सकता है। और अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो 20 नवंबर 2019 की एक न्यूज़ है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें 145 इंडियन लोग जिन्हें यूएस के एरिज़ोना से डिपोर्ट किया गया था, और वो लोग इंडिया आते हैं एयरपोर्ट पे, और उतरने के बाद उनमें से एक बंदा ये बोलता है कि हम डोंकी लगा करके वहाँ पे पहुँचे थे, लेकिन उनके एजेंट ने उन्हें मिसगाइड किया। उन्हें बोला गया था कि आपको डायरेक्ट यूएसए भेजा जाएगा। आप लोग ये जा करके न्यूज़ चैनल पे, यूट्यूब पे आप लोग ये वीडियो सर्च कर सकते हो। 145 भारतीयों के हाथ को, पाँव को उन्हें बांध करके बिल्कुल कैदियों की तरह उन्हें ले करके आया गया। जब दिल्ली एयरपोर्ट से वो बाहर आए तब उनके हाथों से हथकड़ियाँ हटाई गई। आप सोचिए कि वो लोग कितना जलील हुए होंगे, और यूएस में उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा होगा। और पूरा सफ़र उनका जो है, उन्होंने अपना वक्त बर्बाद किया, उन्होंने अपनी हार्ड अर्न मनी वेस्ट किया, और फाइनली वापस वो लोग इंडिया आ गए। और अब फ्यूचर में वो लोग लीगल तरीके से कभी यूएस भी नहीं जा पाएंगे, और आई थिंक कि दुनिया की किसी भी अच्छी कंट्री उनको वीज़ा नहीं देगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि मैक्सिको अगर बंदा पहुँच भी जाता है तो उसके बाद 2 केस होता है। एक, वहाँ पे उसे अगर बंदा इक्वाडोर से मैक्सिको पहुँच भी जाता है, अगर रिवर क्रॉसिंग करने के बाद, जैसे तैसे पैदल चलने के बाद, वहाँ पे उसका सामना होता है मैक्सिको बॉर्डर पे जो रशियन माफिया हैं उनसे, और रास्ते में कुछ खतरनाक जंगली जानवर। मैक्सिको के अगर आपको माफिया मिलते हैं और आप अगर ये सोचते हो कि आपका एजेंट आपके साथ है तो वो आपको बचा लेगा, बिल्कुल नहीं। बहुत से एजेंट भी उनसे मिले होते हैं, और फिर जो मैक्सिकन माफिया हैं वो आपको गन पॉइंट पे लेकर के आपके पास जो भी पैसा होता है, आपके पास जो भी ज्वेलरीज होती हैं, वो सारी चीज़ें आपसे ले ली जाती है। उसके अलावा वो आपको जो है डेथ थ्रेटिंग भी देते हैं, आपको जान से मारने की धमकियां, और लड़कियां भी कुछ ऐसा काम करती हैं डोंकी लगाने का, तो उनके साथ रेप जैसी और मर्डर जैसी जो घटनाएं हैं उस रास्ते पे आम हैं। और वहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पे आपके साथ कोई कुछ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि गाइज़ वो जो जंगल है वो बहुत लंबा है। अगर आपकी बॉडी अगर वहाँ पे पड़ी भी है, मैक्सिकन माफिया बिना किसी डर के आपको वहाँ पे शूट कर देंगे। और अगर इन केस अगर आप शूट नहीं भी होते और अगर आपके साथ ऐसी रॉबरी हो जाती है, तो अगर आप पुलिस के पास जाते हो तो पुलिस आपकी हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि आप किसी दूसरी कंट्री में उनके लैंड को यूज़ कर रहे हो, वो भी इलीगल काम करने के लिए, इलीगल तरीके से। आप उस कंट्री में वीज़ा लेकर के नहीं गए हो, तो ऐसे में आगे कुआं पीछे खाई, जाओगे कहाँ मेरे भाई। तो वहाँ पर ऐसी सिचुएशन है। तो अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ तो ये काम जितना सुनने में आसान लगता है, जितना एजेंट एक्सप्लेन करते हैं, उतना ईजी नहीं है। और जो जंगल है गाइस वो बहुत लंबा है, 100 किलोमीटर तक आपको चलना पड़ता है। और अगर 100 किलोमीटर चलने के बाद, मैंने बताया मैक्सिको पहुंच भी जाते हो, तो मैक्सिको में एंटर होने के बाद वहाँ पे 2 केस है। या तो मैक्सिकन बॉर्डर पुलिस आपको वहाँ पे पकड़ लेगी, वो पकड़ने के बाद आपको डिटेंशन सेंटर में ले जाएगी, क्योंकि मैक्सिको ने अभी काफ़ी रूल्स स्ट्रिक्ट कर दिए हैं
उनका ये मानना है कि जो भी बंदा यहाँ से यूएस जाता है तो उसके उस वजह से यूएस की तरफ से मिलने वाली मदद जो है यूएस फ्यूचर में मैक्सिको को बंद कर दी जाएगी। यूएस गवर्नमेंट ने जो है जब ट्रम्प की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया था, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन इसमें 2 केस है। पहला कि अगर आपको मैक्सिकन पुलिस जो पकड़ती है, बॉर्डर पुलिस, वो आपको ले जाके डिटेंशन सेंटर या जेल में डाल देगी। कुछ महीने आपको वहाँ पे रखा जाएगा, उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद आपको अपनी होम कंट्री में वापस भेज दिया जाएगा। और दूसरे केस में अगर आप यूएस के बॉर्डर तक अगर पहुँच भी जाते हो, मैं आपको बता देता हूँ 4 स्टेट हैं जो यूएस के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, यूएस के 4 स्टेट मैक्सिको के साथ। उसमें पहला है एरिजोना, मेरे नाम पे ही है ARIZ, और उसके अलावा जो दूसरा है वो न्यू मैक्सिको है और कैलिफोर्निया है। ये 3 हो गए। और एक बॉर्डर और है, आई थिंक कि उसका शायद मैं नाम भूल गया हूँ, वो न्यू मैक्सिको, और एक अपना हो गया एरिजोना, और एक कैलिफोर्निया और एक टेक्सास। ये 4 हो गए। तो मैंने कुछ यहाँ पे स्क्रिप्ट भी लिख के रखी है, क्योंकि काफ़ी जो है ये जो इन्फॉर्मेशन है मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया। मैं चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ गलती ना हो आपको बताने में, इसलिए मैंने ऑलरेडी पहले से स्क्रिप्ट भी बना लिया था। और जैसा कि मैंने आपको जो जंगल बताया, जो बॉर्डर साइज़ है वो 1951 माइल्स का है। इसको अगर आप 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको किलोमीटर में भी पता चल जाएगा। तो इतना बड़ा साइज़ है बॉर्डर का, मैंने जैसा कि आपको बताया है। अब जैसे तैसे करके अगर आप मैक्सिको का बॉर्डर तक पहुंच जाते हो, मैक्सिको के बॉर्डर तक पहुंचने के बाद, वैसे यहाँ तक का सफ़र इतना इजी नहीं था, मैंने जो आपको बताया, आपको कम से कम कई बार जो है वहाँ पे नाव बदलनी पड़ेगी। और उस नाव में जो सफ़र जो होता है उसमें कई लोग मर जाते हैं। छोटी छोटी नाव, बोट जिसको मैं बोल सकता हूँ, जिसकी कैपेसिटी होती है 10 लोगों की, वो 30-30 लोगों को उस पर ठूस करके ले जाते हैं। काफ़ी लोग वहाँ मर जाते हैं। और उसके अलावा आप अगर ये सोचते हो कि आप बीमार पड़ोगे तो आपका एजेंट आपको मेडिसिन देगा, नहीं। काफ़ी जो इंडिया से जो बंदे डोंकी लगा के गए थे, जब वो वापस आए तो उन्होंने काफ़ी न्यूज़ चैनल पे इंटरव्यू दिए हैं। आपको ऐसे यूट्यूब पे हरियाणा पंजाब के लड़कों के हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे जिन्हें वापस यूएस से भेजा गया या फिर मैक्सिको पुलिस ने उन्हें वापस भेजा। तो उन्होंने जैसा कि न्यूज़ चैनल को बताया, अगर आप बीमार पड़ते हो तो आपका एजेंट आपको या तो शूट कर देगा या आपको वहीं पर छोड़ देगा, वो आपको आगे नहीं ले जाएगा, क्योंकि उससे उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। बाकी के जो बंदे होते हैं उसको तो पैसे मिल रहे हैं, और अगर वहाँ पे वो आपको मार देता है या आप मर जाते हो तो कभी किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जंगल का साइज़ बहुत बड़ा है। ना आपकी बॉडी मिलेगी, ना आपका आता पता चलेगा। तो उसके अलावा गाइस, जब आप वहाँ पे पहुँच जाते हो यूएस, अगर जैसे तैसे आप पहुंच गए तो यूएस में एंट्री करने का जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है जिसको बोला जाता है रियो ग्रैंड रिवर, जो ये है मेन एंट्री पॉइंट है, जो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है। यहीं से लगभग 80% जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो एंटर करते हैं यूएसए में। और उसके अलावा गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, टेक्सास में है, कैलिफोर्निया में है, एरिजोना में है और न्यू मैक्सिको में है। ये भी कुछ बॉर्डर हैं जहाँ पर लोग एंटर करते हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया है सबसे बड़ा पॉइंट है। और इसमें कभी कभी क्या है कि आपको, जब आप मैक्सिको के बॉर्डर पे होते हो तो बॉर्डर पुलिस कभी कभार ब्राइब्स लेकर के 20 से 50 यूरो 100 यूरो लेकर के वो आपको बॉर्डर भी क्रॉस करा देती है, क्योंकि बॉर्डर ऐसा नहीं है कि आप पहुंच गए और आप फिर वहां से क्रॉस करके चले गए। क्योंकि जहां आप जंगल में एंटर करते हो मैक्सिको में, उसके बाद आपको काफ़ी चलना पड़ता है। सिटीज़ जो है, जो सिटीज़ का जो मेन पॉइंट होता है, जो सेंटर होता है, या जहाँ से आप बस वगैरह लेते हो, वो जगह काफ़ी दूर होती है चेक पॉइंट से। तो ऐसे में आपको वहाँ पे हर कदम कदम पे पैसा भी देना पड़ेगा। और जैसे ही बंदा मैक्सिको पहुंचता है, 90% जो लोग हैं और जो एजेंट हैं वो 100% पेमेंट वहीं पे ले लेते हैं। वो गन पॉइंट पे बंदे को बोलते हैं कि आप अपनी फैमिली को कॉल करो और बोलो कि हम यूएस पहुंच चुके हैं, बस। तो वो अपनी फैमिली को बोलते हैं, इतना बोलते ही इंडिया में जो एजेंट होता है वो पेमेंट ले लेता है। तो ये उन लोगों के साथ होता है जिन्हें ये बोला जाता है कि जो 100% पेमेंट है वो यूएस पहुंचने के बाद होगी। तो वो इस तरह से उनके साथ 100% पेमेंट ली जाती है गन पॉइंट पे। और ऐसे में काफ़ी लोग हैं जो इंडिया आए हैं और जिन्होंने बताया कि हमने 18 लाख एजेंट को दिया, 20 लाख एजेंट को दिया, और हम एक्चुअल में मैक्सिको में थे और उसके बाद हम एंटर भी नहीं कर पाए। मैक्सिकन पुलिस ने पकड़ के हमें कुछ दिन डिटेंशन सेंटर में रखने के बाद हमें वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिया। तो ऐसा भी होता है यहाँ पे, ये एक नॉर्मल चीज़ है। और अब जो दूसरी चीज़ है वो ये, अगर कि आप यूएस में एंटर भी कर लेते हो, अगर रियो ग्रैंड रिवर जो मैंने आपको बताया है, अगर वहाँ पे आप एंटर कर लेते हो तो एंटर करने के बाद आपको यूएस की जो बॉर्डर पुलिस है, इमिग्रेशन पुलिस है, आपको उनका वेट करना पड़ता है फिर, क्योंकि आप वहाँ से कहीं जा नहीं सकते हो। क्योंकि मैक्सिको और यूएस का जो बॉर्डर है, ऐसा नहीं है कि घुसते ही वहाँ पे सामने रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे, कैफ़े मिलेंगे और आप चले गए, फ्रेश हो गए और आप जो करना है अब आपने वहाँ पे करना शुरू कर दिया। नहीं, आपको वहाँ पे पुलिस का वेट करना पड़ेगा। वो पुलिस आएगी, वो आपको अरेस्ट करेगी और वो अरेस्ट करने के बाद आपको डिटेंशन सेंटर में फिर से ले जाएगी। आपका टेलीफोन, आपका पासपोर्ट, सब कुछ वो लोग ले लेंगे
और डिटेंशन सेंटर में कुछ कुछ लोगों को जो है वो 3-3 महीने रखा जाता है, और कुछ लोगों को वहाँ पे रखने के बाद उन्हें जो लोग होते हैं जो लॉयर हायर नहीं कर पाते, वहाँ पे पहुँचने के बाद ऐसा नहीं है कि आपने एजेंट को 18-20 लाख दे दिया, आप छाती चौड़ी करके आप यूएस में जो लीगल लोगों के पास राइट्स हैं वो राइट्स आपको मिल जाएंगे, नहीं, कभी नहीं। आपको जो है वहाँ पे एक लॉयर हायर करना पड़ेगा, और वो लॉयर आपका एजेंट हायर करवाएगा जो आपको डोंकी लगवाता है, उसका यूएस में कॉन्टैक्ट होता है, और वो लॉयर एक हायरिंग के कम से कम $10,000 लेते हैं। और उसके अलावा कुछ लोग अभी यूएस में बैठे हैं, उन्होंने भी न्यूज़ चैनल पे अपने इंटरव्यू दिए हैं, और उन्होंने जैसा कि बताया कि एक पेशी के वो लोग 25-25 हज़ार यूरो दे चुके हैं, और उसके बाद भी अभी तक उनका असाइलम अप्रूव नहीं हुआ। एक्चुअल में जब लॉयर उन्हें पेश करता है कोर्ट में, तो वो यही केस बनाता है कि हम अपनी होम कंट्री में सेफ़ नहीं हैं और हमें जो है यूएस का परमानेंट असाइलम अप्लाई करना है। तो ये चीज़ें होती है, और उसके बाद अगर आपको असाइलम मिल भी जाता है तो उसके बाद लाइफ आपकी इजी नहीं है। 150 दिनों के बाद आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। तो इन 150 दिनों में बंदे डेस्परेट रहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पैसा इंडिया में लगा चुके हैं, तो वो मिनिमम वेज जो यूएस का जो मिनिमम वेज है उससे भी कम की सैलरी में वो लोग काम करते हैं। उनके लिए कोई लेबर लॉ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में हर बंदा उनका एडवांटेज उठाता है। 150 दिन यानी कि लगभग अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 5-6 महीने हो गए, 5 महीने उससे ज़्यादा ही लग जाते हैं। 150 दिन के बाद भी ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, टाइम लगता है और पैसा भी आपका लग रहा है। जब आपकी हायरिंग हो रही है तो 150 दिनों तक आप सर्वाइव कैसे करोगे वहाँ पे। तो 150 दिनों में गाइज फिर वहाँ पे आपको काम मिलेगा कंस्ट्रक्शन का, क्लीनिंग का या इस तरह का, और वहाँ पे लोग 70-70 घंटे हफ्ते में काम करते हैं, वो भी मिनिमम वेज में। जो बंदा अपने आप को बड़ा तुरम खान समझता है, इंडिया में बड़ा अपने आप को डॉन समझता है, दादागिरी करते हैं, वहाँ पे जाने के बाद वो सारी दादागिरी निकल जाती है। पहली चीज़ ये, और जो दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि जो रास्ता है वो डोंकी लगाने का, वहाँ पे जब बंदे जाते हैं तो पनामा के जंगल में, और जब मैक्सिको के बॉर्डर से पहले रिवर क्रॉसिंग के टाइम वो लोग देखते हैं कि काफ़ी सारे लोगों की वहाँ पे डेड बॉडी भी पड़ी हुई है। तो ये सब चीज़ें जानने के बाद बंदा अपना जो आधी जो स्ट्रेंथ होती है वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है, और बहुत से लोग वहाँ पे परेशान हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, और बहुत से लोग बीमार पड़ जाते हैं। काफ़ी लोगों ने इंटरव्यू में ये भी बताया कि सफ़र के टाइम उन्होंने अपना पसीना, अपना स्वेट जो है वो भी पिया है। तो अब आप सोचिए कि किस तरह की ये ज़िंदगी है। और उसके बाद आप जैसे तैसे पहुंच भी गए तो 150 दिनों तक आपको सर्वाइव करना है, और उसके अलावा वहाँ पे हर पेशी के लिए आपको पैसा देना है। उसके बाद आपको असाइलम मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है, आपको वापस इंडिया भी डिपोर्ट किया जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया जिन 145 लोगों के साथ ऐसा किया गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि यूएस में जो सबसे ज़्यादा इलीगल लोग रहते हैं वो लोग किस सिटी में रहते हैं, वो किस स्टेट में। पहला स्टेट टेक्सास है और एरिजोना है, और उसके अलावा वाशिंगटन है। बाकी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये चार्ट आपको नज़र आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स जो है अनडॉक्यूमेंटेड वो कहाँ कहाँ रहते हैं, और जो उन्हें काम मिलता है 150 दिनों में, मैंने आपको बताया खेती का हो गया, कंस्ट्रक्शन का हो गया, इन सब चीज़ों का काम आपको मिलेगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं सवाल ये आता है कि जब यूएस को इन सब चीज़ों से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतने लोग जा रहे हैं, तो वो इनके लिए कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लेती है। तो इसका मैं आपको सबसे बड़ा रीज़न ये बताता हूँ कि यूएस को इनसे कहीं भी नुकसान नहीं हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि 2019 में अगर मैं आपको अकॉर्डिंग टू न्यू अमेरिकन इकोनॉमी की अगर मैं आपको रिकॉर्ड बताता हूँ तो 2019 में 4.2 मिलियन इमिग्रेंट्स जो है यूएस में गए हैं, जिनमें से 50% इंडियन थे। अब आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि इन लोगों से यूएस को कैसे फ़ायदा होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़, 150 दिनों तक उन्हें कोई लेबर लॉ उनके लिए नहीं है, कोई कानून नहीं है। उन्हें कुत्तों बिल्लियों की तरह, जानवरों की तरह, कोल्हू के बैल की तरह उन्हें रगड़ा जाता है। वहाँ पे उनसे 70-70 घंटे काम करवाया जाता है। तो एक बंदा अगर 5 महीने वहाँ पे काम कर रहा है मिनिमम वेज पे, तो इससे यूएस गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा है। गवर्नमेंट को किसी तरह का कोई मेडिकल सपोर्ट नहीं मिलेगा, कुछ भी उनको कोई भी गवर्नमेंट से फ़ायदा नहीं मिलेगा। और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि मैं आपको अगर 2020 और 21 की अगर रिपोर्ट बताता हूं तो 82.2 मिलियन का जो है डॉलर की जो है ये जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं ये इतना पैसा स्पेंड करने की स्ट्रेंथ रखते हैं। 82 मिलियन वहाँ के कोर्ट में पैसा जाएगा, वो अपने लॉयर को पैसा देंगे, और उसके अलावा मिनिमम वेज पे वो लोग काम करेंगे। उसके अलावा हज़ारों खर्चा उन्हें वहाँ पे करना पड़ेगा। हाउसिंग के लिए उन्हें घर लेना पड़ेगा, रहना होगा, और इलीगल लोगों को हर जगह लूटा जाता है क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो ऐसे में अगर वहाँ की जीडीपी को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और 2016 की अगर मैं आपको रिपोर्ट बताता हूँ तो 2 ट्रिलियन यूएस का जो यूएस डॉलर है
उनकी इकोनॉमी में इजाफा हुआ था। अब आप सोचिए कि उनको क्या नुकसान है। अगर हर साल इतना पैसा सर्कुलेट हो रहा है यूएस की मार्केट में, तो कहीं ना कहीं ये यूएस की मार्केट के लिए, यूएस की इकोनॉमी के लिए, यूएस की हर इंडस्ट्री के लिए ही फ़ायदे की चीज़ है। और इतना पैसा लेने के बाद भी वो अगर बंदे को असाइलम ना अप्रूव करें, वापस भी डिपोर्ट करने का उनके पास ऑप्शन है। तो ऐसे में आपको ये सोचना है कि क्या आपको लगता है कि इतना पैसा वेस्ट करना ये चीज़ वर्थ है। और उसके बाद भी अगर आप डिसाइड करते हो ये सब जानने के बाद भी यूएस जाने का, तो एक बार कम से कम आप अपनी फैमिली की तरफ ज़रूर देखना, उनके बारे में ज़रूर सोचना, जिन्होंने ज़िंदगी भर हार्ड अर्न मनी कमाया है और आपने वो किसी एजेंट को दे दिया और चलो आप उसके बाद निकल भी जाते हो इस दुनिया के सबसे डेडलिस्ट बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए, और उसके बाद पूरी ज़िंदगी आपकी फैमिली आपके एक कॉल का, सिर्फ एक कन्फर्मेशन कॉल का इंतज़ार करती रहे और आपकी बॉडी भी ना मिले। ये बात थोड़ी सी कड़वी है, मुझे बोलने में भी बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन ये रियलिटी है और ये सच्चाई है आज की। तो ऐसे में अब आप लोगों को ये डिसाइड करना है, क्या आप लोग यूएस इस तरीके से जाना चाहते हो। ये तमाम कंट्रियां, चाहे कनाडा हो, चाहे यूएस हो, या यूके हो, या यूरोप की कोई भी कंट्री हो, इन हर कंट्रीज़ में आने का लीगल तरीका है। और अगर कहीं ना कहीं आपकी क्वालिफ़िकेशन इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करती है, तो इंडिया में भी आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। 50 लाख अगर आप यूएस आकर के लगाते हो, 50 लाख वो भी आप किसी ना किसी तरह से अरेंज करोगे, तो अगर उसका आधा भी आप अरेंजमेंट इंडिया में करके अगर बिज़नेस करते हो, तो आप यूएस से अच्छी लाइफ रिस्पेक्ट के साथ अपनी फैमिली के साथ इंडिया में भी स्पेंड कर सकते हो, अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए थी जो मुझे अक्सर मैसेज करते हैं कि हमें डोंकी लगवाना है। तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करता हूँ, ना ही मैं किसी को इस चीज़ के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ। ऐसा मैसेज करने से पहले आप लोग मुझे ब्लॉक कर सकते हो, मेरी वीडियोस को देखना बंद कर सकते हो। अगर आपने मुझे मेरा चैनल इसीलिए सब्सक्राइब किया था कि मैं आपका इलीगल काम में भागीदार बनूंगा, तो आप मेरे चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर सकते हो। मुझे ऐसे लोगों की भी बिल्कुल हेल्प नहीं करनी है जिससे किसी की फैमिली बर्बाद हो, जिससे किसी के फैमिली का पूरा पैसा बर्बाद हो। और एक और चीज़ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आजकल मैंने काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जो इलीगल तरीके से यूएस पहुँचे हैं कुछ बंदे, लेकिन वो लोग सिर्फ जैसे हर सिक्के का हेड और टेल होता है, वो सिर्फ एक सच्चाई दिखाते हैं कि यूएस में मैं इजीली पहुंच गया, मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे वो कर रहा हूँ। ऐसे लोग कभी ये आपको नहीं बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी वहाँ पे किस तरह की है, क्या वो जब चाहें तब अपनी फैमिली से मिलने आ सकते हैं, क्या उनका जो सफ़र था उसमें उन्होंने कितने पैसे लगा दिए, वहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं, ये वो आपको कभी नहीं बताएंगे। और बहुत से लोग जब ये जर्नी शुरू करते हैं तो रास्ते में वो अपने ही किसी गली के या किसी मोहल्ले के बंदे की डेड बॉडी वहाँ पे मिलती है, जिनकी फैमिली इंडिया में बैठ के उनका इंतज़ार कर रही होती है। तो आई होप कि ये चीज़ आपके दिमाग में घुसी होगी, और अगर किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। और अगर ऐसा और भी कंटेंट आपको देखना है लीगल तरीके से, अगर आप यूरोप आना चाहते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, इंस्टा पे फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हो।